हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए जो है आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। तो अब दोस्तों हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो आप सभी लोगों को पता है कब है दोस्तों, 9 मार्च। तो अब जो है हम एग्ज़ाम पहले, हालांकि एग्ज़ाम डेट पहले से ही घोषित थी, 9, 10, 11 मार्च थी। तो आपका जो है एग्ज़ाम कब है दोस्तों, अब आप लोगों को ये पता चल ही चुका होगा। आई थिंक 10 को तो नहीं है, 9-10 को है, एग्जैक्ट याद नहीं है, 9-10 को ही है, ये कंफर्म हो गया है मुझे। नोटिस वगैरह मैंने देख लिया था, लेकिन आपको शेयर कर दिया है तो आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। उससे ज़्यादा हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है, तो हम क्लास के ऊपर ध्यान देते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू बैच जैसा कि चल रहा है। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है, कारण बताइए। तो ये कह रहा है कि भाई जब आप साइकिल लेकर के जा रहे हो तब तो आपको साइकिल से झुकना पड़ता है, जबकि गाड़ी में आप क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलने की ट्राई करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइकिल सवार और जो साइकिल आपके कार का चालक है, दोनों के दोनों जो है ये क्या कर रहे हैं, जब मोड़ में है तब सर्कुलर मोशन यानी वर्तीय गति कर रहे हैं। और जब वर्तीय गति होती है तो उस समय ये एक अलग प्रकार का बल जो है क्या करते हैं दोस्तों, महसूस करते हैं, और जिसे कहा जाता है केंद्रीय बल। और वह केंद्रीय बल कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपका साइकिल सवार जो होता है वो उसे महसूस करता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, साइकिल सवार और कार चालक दोनों के दोनों केंद्रीय बल को महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि जो वॉशिंग मशीन है आपके घर में, आपने देखा होगा कपड़े धोने की एक मशीन आती है, वॉशिंग मशीन। उस वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो वॉशिंग मशीन है वो आपका अपकेंद्रण पर आधारित है। अपकेंद्रण का मतलब होता है कि आपका कोई भी पिंड जो है उसे वर्तीय गति करवाई जाती है, और उसके अंदर जो है फिर जब वर्तीय गति होगी तो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल डेवलप होगा। और बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो आपका कपड़ा जो होता है उसको जैसे जैसे आप घुमाते जाते हैं तो जो चीज़ें मेल वगैरह है वो उसके सेंटर में आती जाती है। जैसे दूध से अगर हम दही मक्खन वगैरह अगर कर रहे हैं तब भी ये हमें देखने को मिलता है। तो अपकेंद्रण के द्वारा जो है आप सभी लोगों को पता होगा कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली डेवलप्ड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? तो शून्य का मतलब क्या होता है कि आपका फ्री वेव की बात कर रहा है। कब? जो आपकी फ्री मोशन होता है ना आपका, अरे पता चला कि नहीं, मुक्त पतन से जो गिरने वाली वस्तु होती है, शून्य में जब स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु है तो उसका क्या होता है, समान त्वरण हो जाता है। क्या हो जाता है? समान त्वरण हो जाता है, क्योंकि जब शून्य से स्वतंत्र गिर रही है यानी कि वस्तु ऊपर से मुक्त पतन से गिर रही है तो आप लोगों के उसका त्वरण जो है वो सेम हो जाता है, क्योंकि उस समय केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण g जो है उसके अधीन ही वो होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट का, मैं बड़ा कर देता हूं, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ में लेकर के पीछे की ओर खिसका देता है। यानी जो है जैसे उस बॉलर, जो भी आपका जो कैच करने वाला होता है ना, कैचर, उसके हाथ में जैसे ही बॉल आती है वो फिर अपने हाथ बॉल में पकड़ते फिर पीछे की ओर ले जाता है। तो अपने हाथों को पीछे की ओर वो इसलिए लेकर जाता है ताकि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए क्या मिल जाए, समय मिल जाए, यानी कि उस बॉल को पकड़ने के लिए उसके पास में टाइम बढ़ जाता है। और ऐसा कई बार होता है ना कि बॉल हाथ में आकर के वापस से छूट जाती है, तो उस समय वही होता है कि उसके जो हाथ है वो पीछे तो लिए थे उसने, लेकिन पर्याप्त पीछे नहीं ले पाया, और बॉल की स्पीड थी जो वो ज़्यादा थी, इसलिए उसके हाथ में से वापस बॉल निकल जाती है। समझ में आ गई बात? ये वो इसलिए भी करता है ताकि गेंद का जो है संवेग वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मोमेंटम जो है वो शून्य करने के लिए वो क्या करता है, उस बॉल को पकड़ता है और अपने हाथ पीछे की ओर लेकर के जाता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो आवेग होगा वो क्या होता है, तो आवेग होता है आपका बल गुणा समय।
तो बल तो भाई उसको जितना लगना है उतना ही लगा पाएगा, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो आवेग क्या होगा दोस्तों, आपके बढ़ेगा। और जब आवेग उस व्यक्ति के द्वारा लगाया हुआ ज़्यादा होगा तो बॉल रुक जाएगी और बॉल का वेग कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का मतलब ही क्या होता है कि आपके डिस्टेंस, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो वस्तु घूम रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर, और उसके द्रव्यमान का जब वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है जड़त्व आघूर्ण, यानी I बराबर mr स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे लिए क्या, कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है। 1 ग्राम की और 4 ग्राम की दो वस्तुएं हैं जो एक ही गतिज ऊर्जा से गति करते हुए क्या कर रही है दोस्तों, चल रही है। तो गतिज ऊर्जा से गति करती है एक समान ही, तो उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते होंगे गतिज ऊर्जा होती कितनी है, हाफ mv²। अब इसने बोला दोनों वस्तुओं के लिए सेम है, तो मान लो m1v1 एक के लिए और दूसरे के लिए m2v2, यानी कि एक का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2, एक की वेलोसिटी v1 और दूसरे की v2। तो ये हो जाएगा हाफ m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2v2 का स्क्वायर। हाफ हाफ तो हो जाएंगे टाटा बाय बाय, तो कर दो टाटा बाय बाय। जैसे ही हाफ टाटा बाय बाय हुए, सॉरी ये इधर, ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ग्राम ले ली, तो ये v का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, रेखीय वेगों का अनुपात, यानी v1 अपॉन में v2। तो v1 अपॉन v2 का मतलब हो जाएगा 4/1 का अंडर रूट, यानी 2/1। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आपसे जो है छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें पता होने चाहिए। समझ में आ गई बात? बढ़े आगे की ओर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या, कि एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है। ठीक है, जबकि x बराबर आपको दे दिया अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा है, तो इसके प्रारंभिक त्वरण और इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात किसके ऊपर निर्भर करेगा। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि ये तो x जो है ये विस्थापन है, तो विस्थापन कितना दे रखा है, अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी dx अपॉन में dt, t के रेस्पेक्ट में इसका जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन जब करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी v मिलता है। तो करिए इसका डिफ्रेंसिएशन, ये आ जाएगा 3, आगे डिफ्रेंसिएशन करना आता होगा ना, ये हो जाता है, फिर इधर 2 बीटा टी प्लस एल्फा, ठीक, गामा, सॉरी। क्या होता है भाई, जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो जिसकी भी पावर, जो भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो टी की पावर कितनी है, 3 आ जाता है आगे, और 3 से कम एक पावर वापस ऊपर लग जाती है, ऐसे करते रहते हैं। ये हमारी आ गई क्या, वेलोसिटी। अब हमें निकालना क्या है, लेकिन त्वरण भी। त्वरण कैसे निकलता है, तो dv अपॉन में dt से, यानी जो वेलोसिटी आई है उस वेलोसिटी का वापस से क्या करेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो यह क्या आ जाएगी, t का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, यानी 6 अल्फा t प्लस 2 बीटा। ठीक है, ये t से, और ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो अब आगे हमारे पास में वेलोसिटी भी आ गई और एक्सेलरेशन भी आ गया, यानी प्रारंभिक त्वरण भी आ गया और प्रारंभिक वेग भी आ गया। अब प्रारंभिक की बात कर रहा है, इसका मतलब v कितना होना चाहिए, t कितना हो जाएगा,
अरे टी कितना हो जाएगा 0 दोनों ही केस में। तो v एट टी इज इक्वल टू 0 क्या होगा, टी इसके अंदर 0 0 पुट करो, टी 0 पुट करते ये 0 ये 0, बचा कितना गामा, और v सॉरी ए अब कहाँ पर t बराबर 0 पर। तो अब a वाली इक्वेशन के अंदर t पुट करो 0, ये 0 होते ही ये आ जाएगा 2 बीटा। इन दोनों का जो अनुपात आएगा प्रारंभिक त्वरण का, तो 2 बीटा और प्रारंभिक वेग यानी कि गामा, ये आ रहा है आंसर। अब क्या पूछा है देखो, केवल अल्फा पर निर्भर कर रहा है, नहीं अल्फा का कोई लेना देना नहीं, अल्फा बीटा पर नहीं, बीटा और गामा पर हाँ। क्या अल्फा पर आ रहा है, अल्फा आ ही नहीं रहा, तो अल्फा पे कैसे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल और केवल बीटा और गामा के ऊपर जो है आपके डिपेंड कर रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान के कंपैरिजन में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी के कंपैरिजन में चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो है 1/81। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर आप किसी वस्तु को चंद्रमा के ऊपर ले जाते हैं पृथ्वी से, तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उस वस्तु के भार में जो है क्या आ जाएगा, 6 गुना का परिवर्तन आ जाएगा। पृथ्वी पर जो भार होगा वो 6 गुना बढ़ जाएगा, और अगर उसी वस्तु को वापस आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 6 गुना कम हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर, कितने 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2 किलोग्राम की वस्तु है, उसके ऊपर 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा। आप सभी लोगों को पता है F बराबर ma होता है या नहीं, तो F कितना है 5, m कितना है 2 किलोग्राम, a निकालना है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2.5, क्या आएगा 2.5, अरे 2.5 न्यूटन, एक सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, तो यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर लगाया जाता है, तो त्वरण, ये पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट, F बराबर ma, F कितना है 20 न्यूटन, m कितना है 4 किलोग्राम, a निकालना है, तो a बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का, 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का, अच्छा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो ये यहाँ पर 9.8 है भाई, 9.8, ठीक है। तो 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाती हुई लिफ्ट में खड़ा है, तो उस लड़के का आभासी भार कितना होगा। ये चीज़ मैं पीछे भी आप सभी लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है, कि आभासी भार अगर आपको निकालना है तो कितना होगा और कैसे निकालेंगे। तो आपका वेट अगर आपको निकालना है तो वो कितना होगा वेट, तो वेट हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा mg माइनस ma, यानी m गुणा g माइनस a। m कितना है 50, g कितना होता है 9.8 माइनस 9.8 कितना हो गया 0। तो जब व्यक्ति लिफ्ट में
कितने त्वरण से आ रहा हो, 9.8 यानी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर से अगर वस्तु आ रही है नीचे, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मुक्त पतन से आ रही है। और वस्तु अगर मुक्त पतन से आ रही है तो उसका आभासी भार कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्राफ से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आपको ग्राफ में वेग समय ग्राफ दे रखा है, ठीक है। कौन सा भाग शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है? अब शून्य त्वरण या शून्य मंदन हो रहा है, वो कब होगा दोस्तों? तो वो केवल तब होगा जब आपके वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी वेग जो है एक जैसा रह रहा होगा तब। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर B से C में क्या हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और यहाँ वेलोसिटी घट रही है, यानी यहाँ वाले भाग में एक्सेलरेशन है, इस वाले भाग में 0 है एक्सेलरेशन, और यहाँ वाले भाग में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। समझ में आ गई बात? यानी A से B तक जाते जाते तो आदमी ने क्या करा, अपने बाइक की स्पीड को बढ़ाया है। फिर B से C जाते जाते उसने क्या करा, B से C जाते जाते स्पीड को कांस्टेंट रखा, और C से D जाते जाते स्पीड कम करी। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी आपसे जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान ज्ञात करिए। भाई साहब गतिज ऊर्जा, गतिशील है तो गतिज ऊर्जा होगी, गतिशील है और गतिज ऊर्जा है तो वो कितनी होगी, 12 mv²। ठीक है, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, यानी ये कितनी दे रखी है, 125 जूल, बराबर हो जाएगी हाफ m कितना दे रखा है, द्रव्यमान तो निकालना है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि हो गया 25, तो m बराबर आ जाएगा 2 गुणा 125/25, यह आएगा। अब इसकी टाटा टाई कर दो, क्या हो जाएगा, 25 पंजे 125, बिल्कुल। तो m बराबर कितना आएगा, 10 kg, और बिल्कुल सही यही हमारा है राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर C जो है आपके सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अरे मज़ा आया क्या? और मज़ा आया है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक गोले को लुढ़काया जाए। भाई गोला है, उसको हम लुढ़का देते हैं, यानी छोड़ देते हैं तो वो लुढ़केगा। अब लुढ़काया जा रहा है तो उसमें घूर्णन ऊर्जा का और संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, संपूर्ण गतिज ऊर्जा का मतलब है उसकी जो लुढ़काओगे तब उसकी एनर्जी और उसकी एक गतिज एनर्जी अलग से चलेगी 12 mv², उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, तो पहले जो है आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो जाकर थोड़ा सा घूर्णन वगैरह के बारे में पढ़ लेना, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या होता है कि घूर्णन ऊर्जा जो होती है वो होती है आपके 12 I⍵²। ओमेगा है उसका कोणीय वेग, I है उसका जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अब दोस्तों गोला है अगर, तो गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो हम यहाँ पर लेंगे सेंटर से जाते हुए का ही, तो जनरल केस में आता है 2/5 mr²। ठीक है, इंटू ओमेगा बराबर होता है आपके v/ में उस वस्तु की रेडियस यानी r, तो यहाँ हो जाएगा v²/r²। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये r² से r² गया, 2 से 2 गया,
तो हमारे पास में घूर्णन ऊर्जा कितनी आ गई, 1/5 mv²। ठीक है, ये घूर्णन ऊर्जा आ गई। अब संपूर्ण अगर ऊर्जा की बात की जाए तो संपूर्ण ऊर्जा का मतलब क्या है, संपूर्ण ऊर्जा का मतलब है आपकी घूर्णन ऊर्जा यानी रोटेशनल एनर्जी प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को ऐड करना है। रोटेशनल एनर्जी हम निकाल चुके हैं, कितनी आ गई है 1/5 mv², और काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है 1/2 mv²। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगी 7/10 mv²। आ गई। तो घूर्णन ऊर्जा कितनी आ गई 1/5 mv², और संपूर्ण जो आपकी ऊर्जा है वो कितनी आ गई 7/10 mv²। इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/5 mv² अपॉन में 7/10 mv²। mv² से mv² टाटा बाय बाय। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/5 गुणा 10/7, ये हो जाएगा 2:7। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 2, तो 2/7 यानी 2:7 हो गया। 2:7 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो बड़े आगे की और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और दोस्तों आप सभी लोग अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ही इस वैकेंसी में आपका चयन भी अवश्य होगा। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है आपके दिमाग में नेगेटिविटी घुसती जाएगी, यार होगा कि नहीं, क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या नहीं करूं। जो पढ़ा है उसको बस रिवाइज करते रहो, और जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आप बार बार रिवाइज करते रहो, उनके वीडियोज़ को बार बार देख देख के आपका रिविजन करते रहिए। ठीक है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। तो पाइपलाइन है अगर और उसके केंद्र में कोई कण स्थित है तो उसके केंद्र पर जो कण होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि ये अगर आपका पाइप माने ये पाइपलाइन है। अब यहाँ जो कण होगा ना, यहाँ बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर जो कण होगा उसका वेग तो लगभग 0 होता है, लगभग 0। लेकिन जो सेंटर में होगा एग्जैक्ट वो कितना होगा, वो होगा आपके मैक्सिमम। समझ में आ गई बात? तो अधिकतम जो है उसका वेग कहाँ पर होगा, पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, और आप सभी लोगों के लिए अब से मैं जो है लगातार आपके एग्ज़ाम तक क्लासेस लेकर के आऊँगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि बीच में 1-2 बड़ी मैराथन भी ले लूं, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए। आज आप लोगों को अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।